एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन लिखिए बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में those reaction in which energy is released are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सब लोग नोट्स अपने ओपन कर लो, पेन रनिंग पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन नोट डाउन है तो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, समझते हैं पहले रिएक्शन को। डेफिनेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी आपकी निकले, ठीक है। एनर्जी निकले मतलब एनर्जी किस फॉर्म में निकल सकती है? हीट के फॉर्म में भी निकल सकती है, ठीक है। एनर्जी हीट के फॉर्म में ही निकलेगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती हो, हीट के फॉर्म में या किसी फॉर्म में भी निकलती है, तो अगर एनर्जी निकलती है तो ऐसी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल समझते हैं। दो चीज लिख लीजिए कि एनर्जी हमारी हीट के फॉर्म में भी निकल सकती है और लाइट के फॉर्म में भी निकल सकती है। आपको मालूम होगा लाइट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी एंड हीट इज ऑल्सो विद द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी निकलती है, ऐसी रिएक्शंस आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में हम लोग सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ कार्बन, ठीक है। बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन मतलब कोयला, ठीक है। तो कार्बन को यदि बर्न करते हो, ठीक है, कोयले को यदि बर्न करते हो तो कार्बन का फॉर्मूला क्या है? C, सॉलिड स्टेट में है। बर्न किया दैट मीन्स बर्निंग में आपको किस गैस की रिक्वायर है? ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग तो होगी नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और उसके बाद क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट निकली। ये रिएक्शन आप देखते भी हो अगर हम घर में चूल्हा जला रहे हैं, ठीक है, अंगीठी जला रहे हैं, इसका मतलब है कार्बन को बर्न कर रहे हो और बर्न करते समय गैस रिलीज हो रही है जो हमारे लिए हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, प्लस साथ ही साथ में आपको हीट भी मिल रही है जिससे हम लोग खाना बना ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है यानी कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ द कार्बन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि फाइनली आपकी हीट रिलीज होती है, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल ले लो, बर्निंग ऑफ मीथेन। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए बेटा, बर्निंग ऑफ मीथेन। जो मैं बोलती जाऊं उसको तुरंत नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। बर्निंग ऑफ मीथेन, ठीक है। चाहे आप रफ कॉपी में बाद में फेयर कर लीजिए और आज मुझे अपनी फेयर सेंड करोगे, ठीक है। फेयर नोट जो आज मैंने दिखाया है क्योंकि आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन का बर्न करना। चलो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिखो मीथेन का, CH4। CH4 इज द मीथेन। फॉर्मूला याद कर लो सब लोग, कार्बन प्लस 4 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट, देन फॉर्मूला ऑफ मीथेन विल कन्वर्ट, ठीक है। मीथेन जो है वो किस स्टेट में है? मीथेन किस स्टेज में है? गैसियस स्टेट में, ठीक है। मीथेन गैस है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मीथेन गैस कहां पर रिलीज हो सकती है। प्लस
इसको भी आप बर्न कर दीजिए भाई, मीथेन को भी बर्न करिए। जैसे ही आप बर्न करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न किया जा सकता है, तो जैसे ही मीथेन को गर्म करोगे वैसे ही क्या होगा, आफ्टर दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस आपको हीट मिलेगा। क्लियर? हाँ बेटा, मीथेन को ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में लाना है। जैसे मीथेन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, आपस में रिएक्शन होने के बाद देन ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी गैस है, ठीक है। H2O, ठीक है, ये भी आपको वेपर वापर डॉप्स के रूप में ही मिलेगा, ठीक है। और साथ में क्या मिलेगा? हीट मिलेगी, ठीक है। हीट मतलब कुछ गर्माहट से, ठीक है। ये रिएक्शन होगी तो आपको आसपास जो है उस एरिया के, या टेस्ट ट्यूब में अगर रिएक्शन कराते हो तो आपको हीट, वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, तो आप समझोगे कि हाँ, कि मीथेन को बर्न करते ही आपको क्या हीट मिल रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें जनरल दो चीजों को डालो और फाइनली क्या हो जाए, वो चीज गर्म हो जाए, ठीक है। गर्म होना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना। सबका नाम लिख लीजिए, सबके नीचे रिएक्शन रेखा। बेटा ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लो। यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक है, ठीक है। यहाँ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। दैट मीन्स हमको यहाँ बैलेंस करना रहेगा, 2 मोल बढ़ा दे, ठीक। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। 2 मोल ऑक्सीजन करने से हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के पास 2 ऑक्सीजन और वाटर के पास भी 2 ऑक्सीजन हो गए, ओवरऑल 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर भी आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई, बैलेंस। ये रिएक्शन भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जिस रिएक्शन में, जरूरी नहीं, मैं तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस मिल जाएंगी जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो जिसमें रिएक्शन में हीट निकल रही है आप कहोगे वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब ये है कि आपको हीट की जरूरत है, रिएक्शन करवाते समय ही आपको हीट की जरूरत है, यानी बिना हीट किए ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ तो बिना हीट नहीं दे रहे थे, केवल ऑक्सीजन दिया, मतलब ऑक्सीजन से कांटेक्ट में, आफ्टर रिएक्शन विद ऑक्सीजन हीट आपकी रिलीज हो रही थी। यहाँ पर क्या होना है, चलिए डेफिनेशन लिखिए। those reaction in which heat, या हम कह सकते हैं एनर्जी, क्योंकि हीट मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट ब्रैकेट में लिख लीजिए एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी ब्रैकेट में लिख लीजिए, इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ABSORBED, एब्जॉर्ब मतलब आपको हीट की जरूरत है, यू रिक्वायर द हीट, ठीक है। एब्जॉर्ब द हीट या हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होता, पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा था, दोज रिएक्शन इन विच हीट या एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती थी आफ्टर रिएक्शन, और यहाँ पर क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही हीट एब्जॉर्बेशन की जरूरत है, बिना हीट एब्जॉर्बेशन के रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। CaCO3 क्या है,
कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसका केमिकल नेम बोला जाए तो ये है क्या हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और अगर इसका जनरल नाम बोला जाए, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, तो जनरल नाम है इसका, आपको बताया है, क्लास में भी बताया है, इसका जनरल नाम है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर यानी कि चूने के जो बड़े बड़े रॉक्स मतलब चट्टाने होती हैं, वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है क्विक लाइम में, अगर वो हीट के कांटेक्ट में आता है, यानी जैसे ही उसे हीट मिलती है, ठीक है, गर्मी मिलती है, हीट के कांटेक्ट में आते ही कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस also be released, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड it is in solid form and carbon dioxide is gas, so gas is released, clear। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या नाम है, जनरली केमिकल तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन जनरल नाम है इसका, लिख लीजिए बेटा, क्विक लाइम। पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, लाइमस्टोन, और एक और फॉर्मूला पूछा जाता है स्लैग्ड लाइम। 3 फॉर्मूले अलग से आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, क्विक लाइम का फॉर्मूला मैंने भी दिखा दिया, और एक और फॉर्मूला याद कर लो क्योंकि ये सब तीनों चीजें एक दूसरे के कंपोनेंट्स हैं। एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये है आपका स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। ये तीनों लाइन जो है ओवरऑल ये पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन इसमें बहुत होती है, तीनों अलग अलग सेपरेटली करके याद कर लीजिए, ठीक है। आगे चलें। एक और एग्जांपल लिख लीजिए बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही एक और एग्जांपल लिख लीजिए बेटा। N2 नाइट्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट, ठीक है। और जब ये दोनों रिएक्ट होंगी तो बिना हीट के, यानी आपको इसको हीट देना पड़ेगा, और जब ये हीट मिलेगी यानी कि आपको हीट, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बिना हीट के होनी नहीं है, पहले ही आपको रिएक्शन में हीट देनी है, दैट मीन्स ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, NO2, ठीक है, NO2, ठीक है। 2 गैसेस में कन्वर्ट होगा, हाँ एक ही गैस होगा, NO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, 2 मोल यहाँ कर लीजिए और 4 मोल यहाँ कर दीजिए, 4 नहीं सिर्फ 2 करिए, ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 4 नाइट्रोजन 2, तो यानी नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का, होता है श्वसन क्रिया, सुने हो नाम, ठीक है। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ठीक है। ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, यानी हम लोगों की जो श्वसन क्रिया होती है, हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लिख लो। रिस्पिरेशन इज
the example of exothermic रिएक्शन। अलग से पूछा जाता है कि respiration is which type of reaction। तो respiration is exothermic reaction। आपको मालूम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अभी मैंने बताया था, उसमें हीट आपकी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, और हमको भी रेस्पिरेशन में हीट रिलीज फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? हीट किस फॉर्म में मिलती है? यस बेटा, हीट जो है हमें एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। देखो रिएक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम लोग खाना खाते हैं, खाने के थ्रू हम लोग ले रहे हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। खाने के थ्रू हम लोगों ने क्या लिया? ग्लूकोज लिया, बॉडी में हमारे ग्लूकोज गया। कहाँ जाता है ग्लूकोज? हमारे ब्लड में गया, ठीक। वो भी किस फॉर्म में होता है? एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म क्या होता है ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, कि एक्वस फॉर्म मतलब जब आपका कोई सॉलिड चीज वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में होता है तो उसे हम लोग एक्वस फॉर्म कहते हैं। यानी हमारे ब्लड में ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में है, प्लस हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस के थ्रू हम लोग एक गैस इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। वो गैस है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, और ऑक्सीजन गैस लेने के बाद ये हो गया आपका ग्लूकोज, ये हो गया ऑक्सीजन। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन होने के बाद क्या क्या चीजें फाइनली बनेंगी? लिख लो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस, हाँ बेटा बैलेंस करना पड़ेगा। पहले देख लो प्रोडक्ट हमको क्या क्या मिलता है। CO2 प्लस H2O और साथ में एनर्जी, ठीक है। यही एनर्जी है, आप कह रहे हो कि आपकी हीट निकल रही है आपकी बॉडी से, और इस एनर्जी का आप यूज करते हो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, डेली की एक्टिविटीज। विदाउट इस रिएक्शन के तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगी नहीं। खाना खा रहे हैं, एनर्जी के लिए खा रहे हैं, और सांस भी परमानेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो यानी खाना और सांस दोनों रिएक्शन जब आपस में इन्वॉल्व, यानी तुम्हारी ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आपको मिलती है। एनर्जी तो आप अपनी एक्टिविटीज करने में यूज कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है जिसे आप तुरंत अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हो लंग्स के थ्रू। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल गया, वाटर भी हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ स्वेट, एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। ओवरऑल ये वाटर भी हमारी बॉडी से निकल जाता है, और एनर्जी जो बची जिसको आप यूज कर रहे हो अपनी एक्टिविटीज करने में, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट इस रिएक्शन में निकल रही है, दैट मीन्स है ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर? सबके नीचे नोट डाउन कर लो। रिएक्शन बैलेंस करो, फर्स्टली बैलेंस करो, जल्दी जल्दी दिमाग चलना चाहिए कि मैडम ने बैलेंस इनकम्प्लीट दी है, यानी अनबैलेंस रिएक्शन है। कार्बन यहाँ पर एक ही है, उधर साइड 6 है। CO2 कितने मोल लिए? 6 मोल, वेरी गुड। और H2O यहाँ पे भी 6, ठीक, वेरी गुड। देखिए कार्बन पहले सिंगल था, यहाँ 6 था, आपने कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आप देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ टोटल 12 है, और यहाँ पर पहले 2 ही थे, तो आपने 6 का मल्टीप्लाई करके 6 2 12 हो गया। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर, 6 2 8 हो गए ना, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 क्या है? ऑक्सीजन देखो कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने हैं? 6 6 12,
C6H12O6, हाँ इसको भी 6 करो बेटा, तभी ऑक्सीजन बैलेंस होगा। ठीक, 6 मोल O2 भी करो तब आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आपको अभी जब बायो पढ़ोगे उसमें भी मिलेगी, रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ोगे तो वहां पे भी मिलेगी, इसलिए यहाँ पढ़े रहो तो वहां पर जब पढ़ोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ इसको मैंने पढ़ा था। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। अब तुम लोगों का काम क्या है, नोट्स बनाना है प्लस होमवर्क लिखो। जी 8 क्वेश्चंस तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे, है ना। 8 क्वेश्चंस तो आपके हो गए थे। बचे हुए क्वेश्चंस मैंने कहा था जब आगे का चैप्टर पढ़ लोगे तो बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है, कंप्लीट करनी है चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, इन साइंस। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट, पूरी की पूरी चैप्टर खत्म होना चाहिए और आपका काम है पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो जो भी एक्सरसाइज में। कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जो क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, आप तुरंत वो आपको मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है, फिर मैं क्लास में तुमको वो क्वेश्चन समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, हेडिंग डालिए एसिड बेस एंड सॉल्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा सा हाई लेवल का भी है, आप इसमें कुछ नई चीजें भी सीखोगे। अभी तक केवल हम लोग एसिड को केवल इतना जानते थे विच आर कैसा कैसा होता है, सॉरो इन टेस्ट, है ना, स्वाद में खट्टा होता है, एसिड होता है। ठीक, एसिड, दूसरा हो गया बेस और तीसरा हो गया सॉल्ट। ठीक है, अब मैं जब चैप्टर पढ़ा रही थी आपको पहला तो उसमें कई बार नाम लिया था सॉल्ट, और आपको मैं बता रही थी कि जब चैप्टर आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, है ना। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोई बच्चा ये ना सोचे कि हाँ ऑनलाइन क्लास हो रहा तो मैडम हवा में ही पढ़ा रही। मैडम सब कुछ बिल्कुल स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसा बोर्ड में पढ़ाती है वैसे ही अभी भी पढ़ा रही हैं। ठीक है, केवल आप लोग नेटवर्क में आइए और प्रॉपर मूड में रहिए। जरूरी नहीं इस साल के पेपर कैंसिल हो गए अगले साल के भी हो जाए। ठीक है, और कैंसिल भी होते हैं तो कम से कम सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए, आपको कुछ आना तो चाहिए, 10th स्टैंडर्ड के हो गए हो। स्टार्ट करें बेटा, चलिए। आपको मालूम है कि हमारे 116 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है प्रेजेंट टाइम। ठीक है, एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं क्या, कंपाउंड। कंबाइन कैसे होने का मतलब, हमने कहा CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड, ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द कंपाउंड। अब यहाँ पर कंपाउंड की डेफिनेशन आपको 9th क्लास में अपने पढ़ा था कि कंपाउंड्स आर व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड, ठीक है, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, निश्चित अनुपात में कंबाइन होना जरूरी है। आपका ये नहीं होगा कि आप C2 ले लो, O जो मन चाहे वो ले लो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला दैट मीन्स है कि 1 मोल कार्बन एंड 2 मोल ऑक्सीजन इज कंबाइंड, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंपाउंड हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होना चाहिए, निश्चित अनुपात में ही होना चाहिए, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे मैंने कहा HCl ले लिया, ठीक है, HNO3 ले लिया, या मैंने कह दिया CaCO3, अभी आपके सामने इसका एग्जांपल दिया था।
तो ये सब कुछ कंपाउंड है, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और लेकिन इनका निश्चित अनुपात है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। जब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कोई चीज रहती है तो वो चीज आपकी कंपाउंड कहलाती है। आ गई बात समझ में? ये तो थोड़ा सा 9th का रिवीजन करा दिया। अब चलो देखते हैं बेटा, कंपाउंड्स आर, लिखे बेटा, कंपाउंड्स can be classified, compounds can be classified into 3 types, ठीक है, into 3 types. First is acid, second is base, and third is salt. Clear? अब तो हम लोग इतना समझ गए कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो वो एसिड हो सकता है, या तो वो बेस हो सकता है, या तो वो सॉल्ट हो गया। जैसे हमने शुरुआत में हमने कहा था एलिमेंट्स 116 होते हैं। इन एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं? तो हम कहते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। एलिमेंट 3 तरीके के होते हैं। उसी तरह एलिमेंट्स, कई एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और कंपाउंड को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है? तो कंपाउंड्स को हम लोग 3 क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। नहीं बेटा, एक्वस अभी है, सॉल्ट कोई तुम एक्वस बना लोगे, है ना। सॉल्ट मतलब क्या है? ओवरऑल नमक। सॉल्ट में आप नमक NaCl का एग्जांपल दोगे, और NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में उसको पानी में घोल दोगे तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। चलो, इतना तो पढ़ लिया। अब सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालो, इंडिकेटर। हेडिंग डालिए इंडिकेटर, हिंदी में बोलते हैं सूचक। इंडिकेटर मतलब होता है सूचक। कहीं हिंदी की किताब पढ़ लो सूचक क्या होता है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इंडिकेटर मतलब सूचक। अब होता क्या है इंडिकेटर? इंडिकेटर जो होता है वो ये हमको बताता है कि मान लो कोई तुम्हारे सामने इस तरह से, एक ये बीकर हो गया, एक ये बीकर हो गया, 2 बीकर ले लिए, ठीक है। दोनों बीकर में आपने 2 सॉल्यूशन भर दिए, ठीक है, 2 सॉल्यूशन रखे हैं। अननोन सॉल्यूशन है, आपको पता नहीं है इसके अंदर क्या रखा है, लेकिन मैं जानती हूं कि एक के अंदर एसिड है और एक के अंदर बेस है, लेकिन आप लोगों को नहीं बताया बेटा कि किसके अंदर एसिड है। दोनों ट्रांसपेरेंट वाइट सॉल्यूशन है और आपको नहीं पता है कि किसके अंदर एसिड है, किसके अंदर बेस है, तो आप कैसे पता करोगे? और यही क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल में आपके पूछ लिया जाता है। अगर एक प्रैक्टिकल क्रिएट किया जाए कि लैब में तुमको लेके जाया जाए और तुमसे प्रैक्टिकल कराने को कहा जाए, तो मैं तुम्हारे सामने इसी तरह के प्रैक्टिकल्स दूंगी। क्या कि 2 अननोन सॉल्यूशन दे दिए, पता नहीं आप लोगों को कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, लेकिन बस मैंने इतना कह दिया एक एसिड है एक बेस है। अब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, बीकर का नाम दे देते हैं, एक बीकर ए हो गया और ए बीकर बी हो गया। बताओ कि ए बीकर एसिड है कि बी वाला एसिड है, ए बेस है कि बी बेस है। तो इसको पता करने के लिए आपके पास टेस्ट होना चाहिए। कैसे पता करें? तो इंडिकेटर यही आपको बताएगा कि जो गिवन सॉल्यूशन है, जो अननोन सॉल्यूशन है, वो एसिड है या बेस है। क्लियर हुआ? तो इंडिकेटर का मतलब क्या है? इंडिकेटर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। इंडिकेटर एक तरीके का माध्यम है, एक वे है जिसके थ्रू आप लोग ये बता सकते हो जो भी सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो डेफिनेशन लिख लो। समझ गए तो थोड़ा सा इंडिकेटर मान लो पूछ लेते हैं। सिंपल अगर जो मैंने बोला है अगर समझ गए हैं, अगर इसे भी ऑन वर्ड लिखोगे तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, थोड़ी बुकिश लैंग्वेज लिख लीजिए। An indicator is a die
एक तरीके का डाई होता है, डाई मतलब वही कलरफुल रहेगा ना, डाई जैसे होता है जिसे कपड़े को रंगने के लिए करते हैं। तो इंडिकेटर एक तरीके का डाई है, एक तरीके का कलर होगा, विच गिव्स different color, which give different color in an acidic and basic solution. क्लियर? अब भाई इंडिकेटर अगर हम एसिड में डालेंगे तो कुछ अलग कलर आ जाएगा, अगर हम इंडिकेटर को बेस में डालते हैं कुछ अलग कलर आ जाएगा। तो वो कलर आपको पता होना चाहिए कि अगर एसिड में डालेंगे तो कैसा कलर आ जाना चाहिए, बेस में डालेंगे तो कैसा कलर आ गया। अगर एसिड में डालें और कलर चेंज हो गया और जो कलर एसिड के लिए आना चाहिए वो आ गया तो आप कहोगे द सोल्यूशन इज एसिड। और अगर बेस में डाला इंडिकेटर और वो कलर एग्जैक्ट, अभी आपको मैं सारी चीजें बताऊंगी कि एसिड में डालने पे कौन सा कलर आएगा और बेस में डालने पे कौन सा कलर आएगा, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आप पता कर लोगे कि गिवन सॉल्यूशन एसिड और बेस्ड। ठीक है, आगे चले, न्यू पेज। ठीक बेटा, अब इंडिकेटर की टाइप की बात करते हैं। इंडिकेटर कितने तरीके के हो सकते हैं। अभी ये पता चल गया कि इंडिकेटर का काम क्या होता है, एसिड बेस के टेस्ट करने में, ठीक है, पता करने में कि एसिड है कि बेस है, इंडिकेटर का काम ये होता है। तो इंडिकेटर कई तरीके के हो सकते हैं ना, तो इंडिकेटर के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अगर इंडिकेटर की टाइप की बात करें तो इंडिकेटर आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। इंडिकेटर को हम लोग 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडिकेटर इज, लिख लीजिए, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक indicator, and last is olfactory indicator, olfactory indicator। इसको पढ़ने के बाद एक बार अपनी बुक जरूर पढ़ लेना, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड olfactory इंडिकेटर, 3 तरह में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी इंडिकेटर को। अब देखिए बेटा, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नेचुरल इंडिकेटर की बात करें। नेचुरल का मतलब ये है जो नेचर से बने, यानी जिसे हम ना बना पाए, यानी जो गॉड गिफ्टेड ही हो, ठीक है। लिख लीजिए, नेचुरल एक इंडिकेटर अकर इन नेचर, ठीक है, नेचर में ही अकर होता है, यानी प्रकृति द्वारा ही मिलता है। ये आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर हैं जो नेचर से ही इंडिकेट हो रहे हैं, मतलब नेचर द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला है, इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, लिटमस पेपर। नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लो, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। और दूसरा इंडिकेटर लिख लीजिए, लिटमस पेपर, और दूसरा इंडिकेटर लिख लीजिए टर्मरिक। सेकेंड इंडिकेटर इज, हाँ बेटा, चलो ठीक भाई, तो रिवीजन हो रहा है ना। टर्मरिक, अब मैडम जी करा रही, मैडम जी से भी कर लो। टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है, हल्दी। टाइम हो रहा है ना बेटा, इसीलिए हम ज्यादा बातों में ध्यान नहीं देते। टर्मरिक मतलब हल्दी, लिटमस पेपर एंड टर्मरिक।
थोड़ा सा लिटमस पेपर के बारे में जान लें कि लिटमस पेपर क्या होता है, किससे बनता है। ठीक है, लिटमस पेपर एक एल्गी होती है, एक शैवाल होती है। एल्गी मतलब शैवाल्स। ठीक है, आप लोगों ने बायो में लास्ट टर्म पे पढ़ा होगा कि व्हाट इज एल्गी। पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? काई की तरह होती है एल्गी। ठीक है, शैवाल्स, जिसमें आपने ब्रायोफाइटा और स्पाइरोगाइरा इस तरह के एग्जाम्पल्स पढ़े थे, है ना। तो एल्गी से ही ये बनता है, मतलब कि एक पेड़ है, एक पौधा है, शैवाल एक पौधा है, छोटा पौधा। तो कौन सी शैवाल है? शैवाल है आपकी लाइकेन। ठीक है, स्पेलिंग है LICHAN। लाइकेन एक आपकी एल्गी है। ठीक है, इसी एल्गी से ही आपका लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, कोई समस्या? दूसरा पॉइंट लाइकेन के बारे में, लिटमस पेपर के बारे में जानो। लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के? दो कलर के कह लो। फर्स्ट इज ब्लू लिटमस पेपर। आपको लैब में मैं इसको भी दिखा दूंगी, जब स्कूल खुलेगा तो लिटमस पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लू और रेड दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर, ऐसे पतला सा लिटमस पेपर होता है। ठीक है, इस तरीके से पतला सा लिटमस पेपर होता है, ब्लू कलर का और रेड कलर का। अलग अलग दो लिटमस पेपर होते हैं। ठीक है, इसको बनाया किससे जाता है? आपका लाइकेन शैवाल से। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन जाता है कि लिटमस पेपर आर प्रिपेयर्ड विच एल्गी। 4-5 एल्गी के नाम दे देंगे और आपको ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा कि हाँ कौन से एल्गी से हमारा लिटमस पेपर बना है। तो आपको पता होना चाहिए लाइकेन एल्गी से हमारा लिटमस पेपर बनता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब थोड़ा इसी के बारे में देख लेते हैं। अब लिटमस टेस्ट लिख लो, हेडिंग डालो, कैसे लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे। लिटमस टेस्ट। मान लो वही चीज, तुम्हारे पास दो अननोन सॉल्यूशन है, नहीं पता कि इस अननोन सॉल्यूशन में कौन एसिड है कौन बेस है। तुमको पकड़ा दिए गए दो लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर, और कहा गया कि जाओ भाई टेस्ट करो। कैसे टेस्ट करोगे? अब तुमको टेस्ट पता होना चाहिए ना कि ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा, रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा। चलिए, अगर लिटमस पेपर को हमने एसिड सॉल्यूशन में डाला, हमें पता नहीं है कौन है एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन आपके पास लिटमस पेपर है। अगर लिटमस पेपर को, और कैसा लिटमस पेपर, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर आप पहले एक बार ए वाले बीकर में डाल देना, ठीक है भाई, क्योंकि पता तो है नहीं, और एक बार बी बीकर में डाल के देखना, दोनों में से एक में कलर आ जाएगा। आपने ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन ए में डाला, अगर सॉल्यूशन ए जो है आप वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड। जैसे ही आप लिटमस पेपर ले जाओगे, इस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, जैसे ही ये पूरा ब्लू कलर का था, और ब्लू कलर जैसे ही ये अंदर सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा, ये आपका किस कलर में कन्वर्ट हो जाना है, रेड कलर में। ठीक है, ये आपका रेड हो जाएगा। जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हुआ, आप कह दोगे कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिड। ठीक है, रेड डालोगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा एसिड में, ब्लू ही हमेशा कन्वर्ट इनटू द रेड। कोई प्रॉब्लम? दोनों टाइप के लिटमस पेपर आपके पास होंगे। अब जरा, अगर बेस में डालोगे तो क्या होगा, तो बेस में हम लोग, अगर बेस को चेक करना है तो हम लोग बेस के लिए रेड लिटमस पेपर ले जाएंगे। ठीक है, रेड लिटमस पेपर
रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू आपका ब्लू, ठीक है। रेड अगर लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कहोगे कि वो बेस है। क्लियर? एक बार ए में ब्लू डाल के देखना। अब ब्लू डालोगे तो अगर ए वाला एसिड होगा तो आपका कोई चेंज ही नहीं होगा, और अगर आपने ब्लू डाला तो अगर एसिड है तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, रेड जो है वो नो चेंज होगा। कोई समस्या? टेस्ट करना समझ में आ रहा है? ठीक। एसिड सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। आप जनरली आप लेमन जूस ही बना लीजिए, यानी कि नींबू का शरबत ही बना लीजिए, केवल पानी में नींबू डाल दीजिए, दैट मीन्स सॉल्यूशन इज एसिडिक, और उसमें ही आप लिटमस पेपर लेकर जाओगे, ब्लू लिटमस पेपर, तो आपका ब्लू कन्वर्ट इनटू द रेड। एसिड और क्या हो सकते हैं आपके? विनेगर हो गया, सिरका हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपके एसिड सॉल्यूशन। ऑरेंज जूस ही ले लो, उसमें भी आपका एसिड है तो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। यही है बेटा आपका लिटमस टेस्ट। क्वेश्चन अलग से, व्हाट इज द लिटमस पेपर टेस्ट या लिटमस टेस्ट, आपको आना चाहिए। एक चीज और सुन लो बेटा, लिटमस केवल पेपर फॉर्म में ही नहीं होता है कि आपको लिटमस पेपर ही, फिलहाल तो हमारी छोटी मोटी लैब में केवल पेपर ही दिया जाता है, लेकिन लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है। तो कहीं कहीं पे आपके खुद बुक में लिटमस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिटमस सॉल्यूशन भी हम लोग इसी लाइकेन से ही बनाते हैं। क्लियर? तो बस दिमाग में इतना होना चाहिए, लिटमस पेपर फॉर्म में भी हो सकता है और सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक बेटा, आगे करते हैं, कंटिन्यू। हो गया नेचुरल इंडिकेट। अब टर्मरिक देख लो बेटा, टर्मरिक भी समझ लो भाई, थोड़ा सा तो खत्म हो जाए टर्मरिक ही, तुम्हारा ये नेचुरल इंडिकेटर खत्म हो जाएगा। टर्मरिक, टर्मरिक मीन्स हल्दी। आपको मालूम है टर्मरिक का कलर जो होता है, हल्दी का कलर जो होता है वो येलो होता है, येलो कलर होता है। अगर हल्दी को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए, यानी एसिड में डाला जाए, तो येलो कलर जो है वो नो चेंज, वैसा का वैसा ही रहेगा, येलो कलर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा अगर आपने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला है। क्लियर? यानी कि मान लो एक कपड़ा है, उसमें थोड़ा सा एसिड गिर गया है और आपने उसमें हल्दी डाला, तो वो क्या होगा? वैसा ही कलर में रहेगा जैसा है, हल्दी वाला कलर हल्दी में ही रहेगा। या कह दो कि कपड़े में थोड़ा सा हल्दी लग गया, खाना बनाते समय हल्दी लग गई, और उसमें सोचोगे कि इसको साफ करने के लिए हम लोग इसमें एसिड डाल दें, एसिडिक सॉल्यूशन डाल दें, तो नो चेंज। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाला गया, यानी बेस में डाला गया, ठीक है, बेस में डाला गया, तो येलो कलर चेंज इनटू रेड कलर, वो भी डार्क रेड। अब एग्जांपल देखो, हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। कपड़ा धोया या हमारे कपड़े में हल्दी लग गई है, बाई चांस खाना खाया, चाट खाया, कुछ भी खाया, उस कपड़े में हल्दी लग गई। अब अगर उसको हम लोग साबुन से धोना स्टार्ट करेंगे, यही तो करोगे। अब साबुन क्या है? साबुन इज द एग्जाम्पल ऑफ बेस। साबुन तो बेस है, आप याद कर लीजिए ना पता हो। साबुन जो होता है वो एक बेस है, ठीक है। साबुन जो होता है वो बेस होता है, क्योंकि जनरली हम बेस की डेफिनेशन यही कहते हैं, विच आर सोपी इन टच, विच आर बिटर इन टेस्ट, आर कॉल्ड बेस। जो चिकना होता है छूने में वो बेस होता है, और साबुन भी छूने में चिकना होता है, वो बेस है। और जैसे ही साबुन के कांटेक्ट में आया, आपका कपड़ा कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, एकदम लाल, एकदम कह दो टीका वाला लाल। और यही चीज हम लोग करते हैं जब हम लोग रक्षाबंधन में भाइयों को टीका लगाते हैं, तो क्या करते हैं? थोड़ा सा हल्दी लिया, भाई हल्दी तो टीका लगाने के लिए यूज ही कर रहे हैं,
उसका कलर और अच्छा बनाने के लिए हम लोग उसमें थोड़ा सा चूना मिला देते हैं कि नहीं? कभी किसी ने ट्राई किया है? हाँ, हल्दी में क्या करते हैं, थोड़ा सा चूना मिक्स कर देते हैं, जिससे वो थोड़ा रेडिश और थोड़ा देखने में अच्छा कलर लगता है ना? और इंडिकेट मतलब रेड कलर थोड़ा हाइलाइटर भी होता है। इसलिए हम लोग यही तो कह रहे हैं, चूना मतलब क्या है? चूना भी तो बेटा बेस ही है। चूना भी तो चिकना होता है, वो भी तो बेस का एग्जाम्पल है। तो बेस और एसिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आया तो आपका क्या हुआ? सॉरी, बेस और एसिड नहीं, बेस और हल्दी एक दूसरे के कांटेक्ट में आया तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। तो आप कहोगे कि हाँ, जो भी चीज है वो बेस है, और एसिड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो टर्मरिक भी एक तरीका इंडिकेटर है जो कि एसिड और बेस के टेस्ट में किया जाता है। फिलहाल एसिड में नो चेंज द कलर ऑफ आपका टर्मरिक, बट बेस में टर्मरिक कन्वर्ट इनटू द रेड, यानी कि येलो कलर कन्वर्ट इनटू द रेड कलर। क्लियर? ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा नेचुरल इंडिकेटर। कल मैं बताऊंगी, टाइम ओवर हो गया कि नहीं? 1 मिनट बचे हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, अटेंडेंस बेटा मैंने आज स्क्रीनशॉट ले लिए फिलहाल, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो? कोई प्रॉब्लम बेटा मेरे टीचिंग में, मतलब अगर ऑनलाइन टीच कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो? एकदम कंफर्ट होके मॉर्निंग में 9 बजे बैठ जाओ, कॉपी किताब ओपन कर लो, ये सोचा करो, पूरा मूड सेट कर लिया करो कि क्लास होगी और सुबह 9:15 पे स्टार्ट होनी है। ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते थे वैसे ही आप यहाँ पर क्लास लो। हाँ बेटा, वन साइडेड हाँ बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी चेक मुझे ही करनी है, बस नीट एंड क्लीन राइटिंग में होना चाहिए। हाँ बताओ। साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, चाहे वन साइडेड, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए। अब तुम लोग स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हो, वन साइडेड टू साइडेड डजेंट मैटर, बस कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए, नीट और क्लीन नोट्स होने चाहिए। क्योंकि आगे चल के ये नोट्स के भी हम आपको इंटरनल एग्जाम में मार्क्स देंगे, यानी जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं 30 मार्क्स के, ये समझ लो उस पे आपकी कॉपी भी है, कॉपी के भी नंबर होंगे। इसलिए मैं इस स्टार्टिंग से ही फोर्स कर रही हूँ कि नोट्स बनाते जाओ। चलो ठीक, ओवर द क्लास, लेफ्ट होना स्टार्ट करिए बेटा। ओके, कल फिर से मिलते हैं। गुड बाय।